हाय फ्रेंड्स, हाय व्यूअर्स। मैं हूँ इस समय दिल्ली मेरठ NH 58 पे। ये रोड कनेक्ट करती है हमारी, इधर मेरठ है और इस तरफ दिल्ली। ये दिल्ली से मेरठ को कनेक्ट करती है और लगभग हमें 3-3.5 घंटे लगते हैं दिल्ली पहुंचने में। और ये इंडिया का बिज़ीएस्ट हाईवे है। इसी के दबाव को कम करने के लिए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, जो मेरठ से दिल्ली को सिर्फ 45 मिनट्स में कनेक्ट करेगी। ये मेरी वीडियो की एक दूसरी सीरीज़ रहेगी। इसका नाम है राइजिंग इंडिया। इसमें हम पॉलिसीज़ के बारे में कम बात करेंगे और धरातल पे हो रहे कामों के बारे में ज़्यादा। और इस समय मैं आपको दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बारे में नहीं, बल्कि अगर आप ये देख पाएँ, इधर जो कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है और इधर जो काम चल रहा है, ये एक तरीके से ओवर ब्रिज का काम है जो इधर से इधर को कनेक्ट कर रहा है। और ये किसी मतलब आप देख पाएँ पूरा उधर तक काम काफ़ी तेज़ी से चला हुआ है। मेरे पीछे भी काम काफ़ी तेज़ी से चला हुआ है। मैं आपको इसके बारे में और दिखाता हूँ। पर ये किसी रोड का ब्रिज नहीं है, ये है हमारा रेलवे ब्रिज। अब जो मतलब इस क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें ये सोच के हैरानी हो रही होगी कि ये कौन सा नया रेलवे ब्रिज निकलने वाला है और ये किस तरफ जाएगा। मैं आपको इसके बारे में दिखा दूँ थोड़ा। ये ब्रिज का और रोड के उस तरफ काम होता हुआ, ये है हमारा डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर DFC। DFC के अंतर्गत, मैं DFC के बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ। पहले मैं आपको इसका हो रहे कामों के बारे में थोड़ा सा दिखा दूँ। एक तो ब्रिज ये जो NH 58 के ऊपर से ला रहा है और बहुत ही कम समय में यहाँ तक का काम हुआ है। मतलब इलेक्शन से थोड़े दिन पहले ये काम शुरू हुआ और मैं अभी जो आपको दिखाने वाला हूँ, मतलब एकदम बिल्कुल ही ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट पे ये बनता हुआ रेलवे का नई लाइन। और अगर आप मेरे पीछे देख पाएँ, ये उधर भी एक ब्रिज बन रहा है वहाँ पे, हाँ। और ये पूरा एक्सकेवेशन के बाद हमारा ऑलमोस्ट काफ़ी काम हो चुका है इस पे। और ये है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर क्या करेगा, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा विस्तार में जानकारी दूं। अगला ब्रिज बन रहा है रेलवे पे, वो तो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर हमारा ये पैसेंजर ट्रेन्स के लिए नहीं होगा। ये है फ्राइट कॉरिडोर, मतलब माल ढोने के लिए बनने वाली रेलवे लाइंस। करंटली अगर आपको पता ही है, जैसे जो मालगाड़ियाँ हमारे देश में, उनकी एवरेज स्पीड रहती है लगभग 20 से 30 किलोमीटर पर आवर। ये कॉरिडोर के आने के बाद से एक तो ऐसे 2 कॉरिडोर बन रहे हैं इंडिया में। और पहला कॉरिडोर है हमारा लुधियाना से चल के जो है कोलकाता तक जाएगा, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। ये उसी का हिस्सा है जो मेरठ से होके जा रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं। और दूसरा फ्राइट कॉरिडोर है दिल्ली से लेके मुंबई तक। वो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत ही है और वो हमारा राजस्थान गुजरात से होता हुआ मुंबई जाएगा। ये 2 बड़े शहरों को जोड़ता हुआ। तो एक हो गया दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंदर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, वेस्टर्न DFC।
एक है ईस्टर्न DFC, वो ये है लुधियाना से चल के अम्बाला होते हुए, सहारनपुर होते हुए, मेरठ, दादरी, खुर्जा, अलीगढ़, कानपुर, वाराणसी, बिहार और वेस्ट बंगाल में कोलकाता तक। तो जो नॉर्थ का इलाका है उसे 2 बड़े पोर्ट से जोड़ने का ये कॉरिडोर काम करेगा। अब कैसे ये इकनॉमी को बूस्ट देगा, मतलब बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है ये। एक वर्ल्ड बैंक और IMF के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, दूसरा जापानीज़ बैंकों के द्वारा, ईस्टर्न जो है वो जापानीज़ बैंकों के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। और ये किस तरह से इकॉनमी को बूस्ट देगा, जैसे कि आपको पता है इंडिया में वर्किंग पॉपुलेशन तो बहुत है, फिर भी हम उतनी तेज़ी से ग्रोथ नहीं कर पा रहे जितना कि पिछले कुछ दशकों में चाइना ने किया। उसकी वजह क्या है? हमारा एक तो एक्सपोर्ट उतना ज़्यादा नहीं है, हम उतनी क्वालिटी गुड्स नहीं बना रहे हैं, उसके लिए हमारे पे थोड़ी टेक्नोलॉजी की भी कमी है, बट मेक इन इंडिया के द्वारा नई कंपनीज आ रही हैं, लगा रही हैं। दूसरा है हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। आज के टाइम पे आप यकीन नहीं मानेंगे, लगभग 70 से 80% हमारी जितनी भी लॉजिस्टिक्स है वो डिपेंडेंट हो चुकी है सड़क मार्गों पे, मतलब ट्रक्स के द्वारा हम सभी सारे माल को ढुलाई कर रहे हैं। और जो है उससे कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। इसी के चलते हमने ये डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स सरकार के द्वारा ये इनिशिएटिव है और इन्हें बनाने का निर्णय लिया। अभी क्या करेंगे, आप ये लगाइए कंटेनर सिस्टम्स जो ऑलरेडी मालगाड़ियों पे लागू हो चुके हैं, ये मालगाड़ियाँ दौड़ेंगी लगभग 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से DFCs पे, क्योंकि इन पे पैसेंजर ट्रेन्स होंगी ही नहीं। और आप मोबाइल ऐप के द्वारा ट्रैकिंग कर सकेंगे अपने सामान की। SLA होंगे, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, जिन पे मतलब कि अगर सामान मैंने फलां दिन को चढ़ाया, जो कमिटेड डेट है उस दिन को पहुंच जाना चाहिए डेस्टिनेशन पे, वरना सरकार उसकी भी भरपाई करेगी। ये जो कॉरिडोर है इनका निर्माण अभी तो इंडियन रेलवे की मदद से ही हो रहा है, पर वैसे ये सेपरेट संस्था के द्वारा ऑपरेशन होगा इनका और इनका निर्माण हो रहा है, वो है DFCIL। तो अब मैं आपको इन कॉरिडोर्स के बारे में बताता हूँ। अभी हम पे जो सबसे ज़्यादा क्षमता के इंजन्स हैं वो हैं लगभग 6000 हॉर्स पावर के। इनके लिए हमने मेक इन इंडिया के तहत ही बिहार के मधेपुरा में और बिहार में ही एक और जगह हमने इनकी वर्कशॉप्स लगाई है। GE जनरल इलेक्ट्रिक के साथ भी समझौता हुआ है और एक मेरे को दूसरी कंपनी का नाम याद नहीं आ रहा, एक इलेक्ट्रिक इंजन्स बनाएगी, एक डीजल इंजन बनाएगी 12000 हॉर्स पावर के, 12000 हॉर्स पावर, और लगभग 2 पैरेलल लाइंस, एक आने की एक जाने की, इस पूरे कॉरिडोर पे डाली जाएंगी। और उसके बाद लगभग 120 किलोमीटर की रफ्तार से बिना रुकावट के सामान आप कहीं से कहीं भी देश में ले जा सकते हैं। तो आप ये लगाइए कि अगर उत्तर प्रदेश में इतनी सारी वर्किंग पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है देश की जिस प्रदेश में, उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि एक तो सबसे ज़्यादा अगर इस कॉरिडोर का पैच, मतलब ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों कॉरिडोर को भी मिला लें हम, तो आप समझ सकते हैं कितने लंबे कॉरिडोर बन रहे हैं। एक लुधियाना से चल के मतलब हरियाणा होते हुए और उत्तराखंड की बॉर्डर के पास से सहारनपुर के से होते हुए, मेरठ होते हुए और दादरी जो कि ग्रेटर नोएडा मतलब गौतम बुद्ध नगर के अंदर आता है, फिर खुर्जा जो बुलंदशहर में आता है, फिर अलीगढ़ होते हुए अपना पूरे यूपी को काटते हुए जा रहा है। इससे हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत कम हो पाएंगी। GST की वजह से इंडस्ट्रीज़ को जो टैक्स का चैलेंज होता था वो तो ऑलरेडी कम हो गया है, क्योंकि 1 नेशन 1 टैक्स है। आप कहीं पे भी मैन्युफैक्चरिंग करें आपको लगभग सेम टैक्स देना होगा। तो फिर भी महाराष्ट्र में ही ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ इसलिए लगती हैं क्योंकि वहाँ से एक्सपोर्ट करना बहुत आसान होता है। और उसका जो मेन वो ये था क्योंकि पोर्ट बहुत करीब है
और सारा हमारा जो फ्राइट है वो सड़कों के द्वारा जा रहा है, क्योंकि मालगाड़ियों से बेहतर एक तो स्पीड इतनी कम है कि बहुत बहुत दिन में पहुंचता है, और ऊपर से मेरे ख्याल से इतनी सारी पैसेंजर ट्रेन्स हो गई हैं कि मालगाड़ियों के लिए कुछ खास जगह बची नहीं है। तो ये हम नई रेलवे लाइन का अलाइनमेंट डाल रहे हैं। मैं दोबारा से आता हूँ कि 12,000 हॉर्स पावर का इंजन इतने सारे कंटेनर्स ले जा पाएगा और 120 की स्पीड से ले जा पाएगा। कितने कंटेनर्स, कितने लगभग आप ये मानिए जो दावा कर रही है DFCIL, और उसके मतलब बहुत ही ज़्यादा अभी क्लियर तो नहीं है पिक्चर की कितने कंटेनर्स वो ले जाने में सक्षम है, पर आप रफ आइडिया ये मान के चलिए लगभग 250 ट्रक जो नॉर्मल ट्रक्स होते हैं एक कंटेनर जो ले जा पाते हैं, वो 250 ट्रक के बराबर एक ट्रेन या मैं कहूँ एक इंजन इस स्पीड से ले जा पाएगा। लगभग हम आधी कॉस्ट में या आधी से बस थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्ट में जो अभी करंटली आती है सड़कों के द्वारा, और वो टाइम ऑफ कोर्स ज़्यादा लेती है, इससे तो ज़्यादा लेगी, वो हम बचा पाएंगे, इतनी सारी कॉस्ट बचा पाएंगे, हम टाइमली सामान को पहुंचा पाएंगे, जो कि हमारी वर्ल्ड मार्केट में कंपेटेबल भी होगा, कॉम्पिटिटिव भी होगा, कि हम कम कॉस्ट में अगर पोर्ट्स तक भिजवा पा रहे हैं, अपनी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम कर पा रहे हैं, तो हम कॉम्पीट कर पाएंगे चाइना से भी। वर्किंग पॉपुलेशन इतनी है तो लेबर कॉस्ट ऑब्वियसली सस्ती होगी, तो हम बना तो लेते हैं माल सस्ता, पर उसे भिजवाने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाती है। महाराष्ट्र में ज़मीन महंगी है, वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करना महंगा है, ऑल्दो टैक्स एक है, तो इसलिए फिर भी लोग वहीं पे ज़्यादा लगा रहे थे। यहाँ पे ज़मीन इतनी सस्ती है, यहाँ पे अगर इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, यहाँ के लोगों को भी मेरे ख्याल से मतलब पूरे देश के लोगों को, यहाँ का मेरे से मतलब है कि अगर आप मानिए लुधियाना बिल्कुल ऊपर पंजाब से चला हुआ माल, और पूरे हम कहीं पे भी भिजवा पा रहे हैं, क्योंकि दादरी में जंक्शन रहेगा वहाँ, उसके बाद आप मुंबई भी भिजवा सकते हैं या कोलकाता भी भिजवा सकते हैं, जहाँ पे भी भिजवाना है। तो ये तो मैंने आपको बताया DFC के स्पीड, क्षमता, कॉस्ट और किस तरह से वो इकॉनमी को बूस्ट देगा। इसके अलावा हर 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर या मैं कह लूँ 20 किलोमीटर पे काफ़ी जगह हर इतनी दूरी पे स्टेशंस होंगे जहाँ से लोडिंग और अनलोडिंग की जा सकती है उन ट्रेन्स पे। मतलब आप सीधा कंटेनर्स में माल भिजवा के वहाँ रखवा दीजिए, ट्रेन आएगी, उसे लोड करेगी, डेस्टिनेशन पे छोड़ देगी। तो हैव अ लुक ऑफ डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का काम होते हुए। ये जिसका मैं आपको करंट स्टेटस दिखा रहा हूँ, ये है फ़ेज़ 4 ऑफ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। फ़ेज़ 1 पे ऑलरेडी ट्रेन दौड़ रही हैं, वो अलीगढ़ से कानपुर तक था, उसका सब कुछ हो चुका है। ईस्टर्न का बता रहा हूँ मैं आपको। वेस्टर्न पे पिछली 15 अगस्त को ट्रेन दौड़ चुकी है, अटेली फुलेरा सेक्शन पे वो पूरा बन के तैयार हो चुका है। उस पर सिर्फ पायलट रन नहीं, बिल्कुल प्रोडक्शन में एक तरीके से वो मूव हो चुका है। ये फ़ेज़ 4 है। फ़ेज़ 4 मतलब मेरे ख्याल से ये पिछले साल अक्टूबर में इसका पहली बार ये डिसाइड हुआ कौन कौन सी ज़मीन ली जानी है। दिसंबर जनवरी में ज़मीन अधिग्रहण का काम शुरू हुआ और गवर्नमेंट की तरफ से इतना ज़्यादा मतलब एक तरीके से मुआवजा या ज़मीन के एवज़ में पैसा दिया गया कि 75% पहले बार में ही ज़मीन एक्वायर कर ली गई। मतलब किसानों ने बहुत कम ने इसके खिलाफ अर्जी डाली और आप देख सकते हैं कितने कम समय में, मुश्किल से 6 से 7 महीने में हमें कितना काम होते हुए दिख रहा है। और इसकी डेडलाइन है पूरे ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर की कंप्लीट होने की 2020। तो मतलब आप समझ सकते हैं 2020 के बाद से हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगी और ये इकॉनमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट देने वाला है, जॉब्स को, मेक इन इंडिया को, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। तो एक और हमारा खुशी मनाने का एक तरीके से मौका कह लें, या जो भी लोग
देश को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं क्या है। ये मेरठ से पास होता हुआ तो मेरे लिए एक अपना एक अलग महत्व है। और हम एक खास तौर पे मैं मेरठ वासी और एनसीआर में रह रहे लोगों को बताऊं, हम एक ऐसे मुहाने पे हैं कि जंक्शन है कि अगर यहाँ पे कुछ इंडस्ट्री सेटअप होती है मेरठ में आसपास के इलाके में, कि यहाँ से आप चाहे तो कोलकाता भेज दीजिए, चाहे लुधियाना, चाहे ही मुंबई, क्योंकि हम जंक्शन के बहुत ही करीब हैं। और बाकी ये वीडियो जो है मेरी स्टेट वर्ल्ड वाली सीरीज़ से अलग है। इसमें पॉलिसीज़ कुछ खास डिस्कस नहीं, धरातल पे हो रहे कामों को मैंने आपको दिखाया। इस सीरीज़ का नाम है राइजिंग इंडिया, और राइजिंग इंडिया का पहला एपिसोड आपको कैसा लगा, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर पे ग्राउंड रिपोर्ट, प्लीज़ डू टेल मी इन कमेंट्स। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। और जो भी इसमें सुधार की गुंजाइश है प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू वेरी मच।